हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज आपके लिए एक नई जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं पिछली सीरीज आपको सबको पसंद आई होगी और ये सीरीज भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, आलसी होकर जंग लग जाने से अच्छा है, आलसी होकर जंग लग जाने से अच्छा है मेहनत कर, मेहनत कर घिस कर चमकना। यानी आलसी होकर जंग लग जाए उससे अच्छा आप मेहनत कीजिए और चमक जाइए। और याद रखिए, हीरा जितना तराशा जाता है उतना ही चमकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। देखिए आपको बता दूं कि बलवन जब गद्दी पर बैठा था तब सुल्तान के पद की जो गरिमा थी वो समाप्त हो चुकी थी। यानी बलवन जब गद्दी पर बैठा तो सुल्तान के पद की गरिमा समाप्त हो चुकी थी और सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए बलवन को भव्य उपाधियां धारण करनी पड़ी। कैसी उपाधियां धारण करनी? भव्य उपाधि धारण करनी पड़ी बलवन को। ठीक है, और इसके लिए बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की? जिल्ले लाही। कौन सी उपाधि धारण की? जिल्ले लाही। ठीक है, बलवन ने अपने आप को नियामते खुदाई कहा, नियामते खुदाई। और जिल्ले लाही की उपाधि धारण की उसने। ठीक है, उसने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं या अल्लाह का प्रतिनिधि हूं और इसलिए आप सब लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी और मुझे सम्मान करना पड़ेगा। यह बात किसने कही? बलवन ने कही। दूसरी बात है कि बलवन का जो शासन था वो कठोर था और लोह और रक्त की नीति के लिए इसको जाना जाता है। लोह और रक्त की नीति के लिए, लोह और रक्त की नीति थी बलवन की। किसकी नीति थी? लोह और रक्त की नीति। ठीक है, बलवन की नीति किसकी थी? लोह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है बलवन को। लोह और रक्त की नीति के लिए बलवन को जाना जाता है। दूसरा, बलवन ने सेना को विभाग का दर्जा दिया। बलवन ने सेना को विभाग का दर्जा दिया, सेना को विभाग का दर्जा दिया, विभाग का दर्जा दिया। ठीक है, सबसे पहले सेना का विभागीकरण किसने किया? बलवन ने किया। और सेना के विभाग को क्या कहा गया? दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज कहा। इसने सेना के विभाग को क्या कहा? दीवाने अर्ज कहा। सेना के विभाग को क्या कहा? दीवाने अर्ज कहा। ठीक है, दूसरी बात, तूतिए हिंद यानी तोता ए हिंद, ये अमीर खुसरो को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा। कितने सुल्तानों का? 7 सुल्तानों का काल देखा अमीर खुसरो ने। ठीक है, दूसरी बात, अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। ठीक है, किसके शिष्य थे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। दीन इलाही ये अकबर ने चलाया। दीन इलाही किसने चलाया? अकबर ने। ठीक है, दीन इलाही किसने चलाया? अकबर ने। ठीक है, सिकंदर सानी, जैसा कि आपको पता है सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी कि मैं विश्व विजेता बनूं, तो उसके जो सहयोगी थे उनने उसको सलाह दी कि देखिए विश्व विजेता जो अब इस समय इतने संसाधन नहीं कि हम विश्व विजेता बन सकें, लेकिन उपाधि हम धारण कर सकते हैं। किसकी? सिकंदर सानी की। और फिर ये भारत को विजित कर लीजिए, भारत किसी विश्व से कम नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए बलवन ने भव्य उपाधि धारण की, तो किसकी उपाधि धारण की? जिल्ले लाई की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? जिल्ले लाई की। ठीक है, और भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए नौरोज, ठीक है, नौरोज त्योहार को अपनाया इसने और सिजदा और पावस प्रथा को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो देखिए बात करते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है तैमूर के आक्रमण के समय, आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? भारत में किस वंश का शासन था?
किस वंश का शासन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय किस वंश का शासन था? तो वो वंश था तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। और शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद। शासक कौन थे? नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में। तैमूर ने आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। ठीक है, अब बात आज थी कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ? तो वंश था सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां। दूसरी बात, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? रैयत आली की। किसकी उपाधि धारण करी? रैयत आली की। खिज्र खां ने किसकी उपाधि धारण की? रैयत आली। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसकी उपाधि धारण? रैयत आली की उपाधि धारण की। ठीक है, सैयद वंश का टाइम ड्यूरेशन रहा है 1414 से 1451 तक। ठीक है, 1414 से 1451। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। यानी दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश है। और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश है। और तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। उसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खां, जिन्होंने रैयत आली की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जिन्होंने। दूसरी बात, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। और उसके वो शासक कौन थे उस समय? नासरुद्दीन महमूद थे। 1398 में आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? यानी महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? तो खटोली के युद्ध में पराजित किया था। खटोली का युद्ध ये कब होता है? 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खटोली के युद्ध में। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है। खानवा का युद्ध इसके बीच होता है राणा सांगा और बाबर। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। बाबर विजयी होता है। बाबर विजयी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। बाबर ने इस युद्ध में किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। ठीक है, दूसरा पानीपत। तो पानीपत की बात कर लेते हैं। देखिए पानीपत, पानीपत के लिए 3 युद्ध हुए। 1526, 1556 और 1761। 1761। एक बात याद है कि पानीपत के युद्ध में 3 युद्ध हुए। सदैव सत्ता पक्ष यानी दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा हुआ है वो हारा है और जिसने आक्रमण किया वो विजित हुआ है। तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी पराजित होता है। पराजित। कौन पराजित होता है? इब्राहिम लोदी पराजित। 1556 में अकबर व हेमू के बीच होता है। हेमू पराजित। और 1561 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है जिसमें मराठे पराजित होते हैं। ठीक है, 1561 में 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होता है जिसमें मराठे पराजित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी किस युद्ध में पराजित किया? खटोली के युद्ध में पराजित किया था। खानवा का युद्ध 1527 में होता है जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने इस युद्ध में किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, पानीपत के 3 युद्ध 1526, 1556, 1761 में। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं।
1556 में हेमू और विक्रमादित्य के बीच, अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर पराजित होता है। और 1761 में आपको पता ही है मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जिसमें मराठे पराजित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्न में से कौन गुलरुखी के नाम से कविता किया करता था? तो गुलरुखी के नाम से कविता करता था सिकंदर लोदी। कौन करता था? सिकंदर लोदी। बात करते थे कि सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर बसाया। आगरा नगर बसाया। ठीक है, आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। दूसरा, सिकंदर लोदी ने ताजियों के निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस सुल्तान ने ताजियों के निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया? ताजियों के निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, प्रतिबंध लगाया। दूसरी बात, आइए बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र सुल्तान। लिखने वाला एकमात्र सुल्तान। एकमात्र सुल्तान। अपनी आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, फतवाते फिरोज शाही के नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखी। दूसरा, इब्राहिम लोदी, एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया। मारा गया। ठीक है, दूसरी बात, इसकी कब्र कहाँ है? पानीपत के मैदान में। इसकी कब्र पानीपत के मैदान में, जो बाबर ने बनवाई थी, पानीपत के मैदान में। क्योंकि बाबर इसकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ था, क्योंकि इसके सहयोगी सैनिकों ने कहा था कि चलिए सुल्तान आप निकल जाइए, लेकिन इब्राहिम लोदी इनकार कर देता है और वो कहता है मैं आपके बीच ही रहूं और आपके बीच ही मारा जाऊंगा, भागूंगा नहीं यहां से। इसलिए बाबर इसकी वीरता से प्रसन्न, बहुत खुश हुआ और उसने स्वयं इसकी कब्र पानीपत के मैदान में बनवाई थी। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा, गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविता कौन करता था? सिकंदर लोदी करता था। ठीक है, बहलोल लोदी जो है लोदी वंश के संस्थापक हैं। ये लोदी वंश के संस्थापक। ठीक है, और बहलोल लोदी के काल को अमीरों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि बहलोल लोदी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। ठीक है, चारों तरफ अपने अमीरों को बैठा लेते थे और इस प्रकार इन्होंने शासन किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को वजीरों का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका शासनकाल किसका स्वर्ग था? वजीरों का स्वर्ग। और इसका काल अमीरों का स्वर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने की थी। ठीक है, आइए 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। और किस नाम से बनाया? संगम वंश के नाम से शुरुआत की। संगम वंश के नाम से। ठीक है, पेपर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सुल्तान कौन था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सुल्तान कौन था? सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बिन तुगलक। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार, विजयनगर साम्राज्य का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो इसका सरकारी इतिहासकार है सेवल। और सेवल की पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक है द फॉरगॉटन एम्पायर। सेवल की किताब कौन सी है? द फॉरगॉटन एम्पायर। द फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है, सेवल की किताब कौन सी है? द फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा गया है? क्या कहा गया है? आंध्र भोज।
किसे आंध्र भोज कहा गया है? आंध्र भोज, ठीक है। आंध्र भोज किसको कहा गया? तो देखिए आंध्र भोज कहा गया कृष्णदेवराय को। देखिए कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी शासक, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन है? कृष्णदेवराय हैं। दूसरी बात देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज निवास करते थे। अष्ट दिग्गज, दिग्गज निवास करते थे। और ये अष्ट दिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 महान कवि, तेलुगु के 8 महान कवि, ठीक है। अष्ट दिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 महान कवि। जो है कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे। इनने 2 पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पुस्तक एक है जामवंती मंडलम, जो संस्कृत भाषा में लिखी है, और एक है अमुक्त्य माल्यदा, जो प्रशासन की किताब है। अमुक्त्य माल्यदा, ये तेलुगु भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में? तेलुगु में। और ये प्रशासन की किताब है। जामवंती मंडलम एक नाटक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा, ठीक है। दूसरा, कृष्णदेवराय ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया, भगवान विष्णु को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर बनवाया इन्होंने। कौन सा मंदिर बनवाया? विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। किसने? कृष्णदेवराय ने, ठीक है। राजेंद्र चोल के बारे में आप जानते हैं। राजेंद्र चोल चोल वंश का शासक था, और इस राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील में बदल दिया था। राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील में बदल दिया था। राजेंद्र चोल ने बंगाली खाड़ी को बदला, चोलों की झील में बदला, ठीक है। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार पहली बात जानते हैं 14 से 18 तक समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 में समानता है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता। आपसे पेपर में पूछा गया है कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें समानता है, इसमें शोषण है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 19 की। जैसा कि आप सबको पता है आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 19 में मैंने आपको बताया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरी बात देखिए, वाक अभिव्यक्ति की मुझे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है और उसे व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। दूसरी बात प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो मीडिया को जो स्वतंत्रता है वो भी इसी में स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा चुप रहने की स्वतंत्रता, मेरी मर्जी नहीं बोलूं, चुप रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। चुप रहने की स्वतंत्रता भी कौन से में? आर्टिकल 19 में ही है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 में मुझे ये भी स्वतंत्रता दी गई, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, भारत संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, और भारत संघ राज्य क्षेत्र में अपनी जीविकापार्जन के लिए कोई भी जीविका करने की स्वतंत्रता है। लेकिन देश हित में इन 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन यानी रोक लगाई जा सकती है, इन स्वतंत्रताओं को कम किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को देश हित में कम किया जा सकता है, ठीक है। और बात करते हैं और जो 4 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके बारे में। देखिए आर्टिकल 20
आर्टिकल 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि से मुक्ति। अपराध दोष सिद्धि से मुक्ति। ये कहता है कि अपराध तो आप कर चुके हो, अपराध तो आप कर चुके हो, लेकिन उससे लिए दोष सिद्धि से मुक्ति में देखिए 3। एक है आपका कार्योत्तर विधि से संरक्षण, या मैं सीधे सीधे बताऊं कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, संरक्षण। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, संरक्षण। और एक है आत्मशासन से सुरक्षा, आत्म भी शासन से सुरक्षा। देखिए इसमें कहा गया है कार्योत्तर विधि से, यानी जिस वक्त व्यक्ति ने अपराध किया था, अपराध के समय जो विधि थी उसी विधि से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, अन्य किसी विधि से नहीं। यानी अपराध के समय जो कानून था उसी कानून से आपको दंडित किया जाएगा, अन्य किसी कानून से नहीं। दोहरे दंड से संरक्षण कहता है एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। आत्मशासन से सुरक्षा में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दूं कि पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती है। ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी अपराध करते समय जो विधि थी उसी विधि से दंडित किया जाएगा। आत्मशासन से सुरक्षा, आत्मशासन से सुरक्षा का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 की बात करता हूं। देखिए आर्टिकल 21, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा, कार्टा कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 21 में राज्य के नीति तत्व और सारे मूल अधिकार समाहित है आर्टिकल 21 में, इसलिए आर्टिकल 21 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। और आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। ठीक है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जाए और गिरफ्तारी का कारण बताया जाए 24 घंटे आने जाने के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश कर। तथा दूसरा, अपनी पसंद के विधि व्यवसायी यानी किसी भी वकील से सलाह मशवरा लेने की स्वतंत्रता है। ठीक है। दूसरा, लेकिन किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया तो उसे आर्टिकल 22 के तहत दी गई जो स्वतंत्रताएं वो नहीं दी जाएंगी। ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 देता है। कानून के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल है? 14। आर्टिकल 14 आपको कानून के समक्ष समानता देता है। ठीक है। सामाजिक समानता यानी जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में दिया गया। और अफसर की समानता आर्टिकल 16, यानी लोक नियोजन के पदों पर नियुक्ति के समय जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। तो संविधान में कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता संविधान में नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? चौथा, यानी आर्थिक समानता नहीं दी गई, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए आर्टिकल 14 मैंने आपको बता दिया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता। ठीक है। आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता आपको दी गई, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, निर्बंधन, ये सारी चीजें 19 में बता चुका हूं। ठीक है।
आइए 32 संवैधानिक उपचार। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार यानी भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। आइए आर्टिकल 21 में विदेश यात्रा का आपको अधिकार, विदेश यात्रा का संरक्षण प्रदान करते हैं। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, मैंने अभी बताया था, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 21 में क्या? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी स्वतंत्रता को छीना जाएगा। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जीने के अधिकार को भी छीना जा सकता है और स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे भी छीना जा सकता है। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दी गई है। अब देखिए आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार। आपसे पूछा जाता है कि निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में निहित है? तो निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में निहित है। भाई मेरी प्राइवेट लाइफ है, उसके लिए निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। ठीक है, आम आदमी के लिए निजता का अधिकार तो है, लेकिन आम आदमी को पूछ कौन रहा है? जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनके देखिए भाई उनके लिए तो निजता पर रहता है कि आप भाई कैमरामैन लगाए या मीडिया लगे कि क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उनकी वो कहते हैं कि मेरी भी तो प्राइवेट लाइफ है, तो उन्हें निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, निजता का अधिकार है सभी नागरिकों के लिए। दूसरी बात, विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरा, महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 में, मतलब मुझे स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत ही है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21 के तहत ही है मुझे स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर सिखों को कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, यानी सिखों का जो कृपण यानी जो कटार वो धारण करते हैं वो उनके धर्म का अंग है और इसको वो धारण कर चलते हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया। आइए बात करते हैं पहले 25 की। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25, 26, 27 और 28 चारों में दिया गया है। 25 ये कहता है कि ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करने का अधिकार है। ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करने का अधिकार, करने का अधिकार। ठीक है, तो उसके रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार आर्टिकल 25 कहता है कि ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की उपासना करने का अधिकार है, उसके रीति रिवाजों को पालन करने का अधिकार है। लेकिन यह भी लिखा है कि सामाजिक कुरीतियों का पालन नहीं किया, जैसे आप कहो कि सती प्रथा, ठीक है, यानी महिलाओं को सती किया जाए तो यह सामाजिक कुरीति है। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं का पालन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अन्यथा ईश्वर के किसी भी रूप की उपासना कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इस प्रचार प्रसार में धर्म परिवर्तन जबरन अगर कराया जाए तो उस पर रोक है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आपको अपनी पसंद के धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना है, अपनी पसंद के धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, संस्थाओं की स्थापना करने व उनके प्रबंधन का अधिकार है, व उनके प्रबंधन का अधिकार
अधिकार, ठीक है, वह उनके प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसकी आय किसी अन्य धर्म के उत्थान के लिए निश्चित कर दी गई हो, यानी कर का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी एक धर्म के लिए नहीं लगेगा। अर्थात मैं कहूं कि जजिया जैसा कोई कर भारत में नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 का कहता है राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन कहता है? आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जिसकी आय किसी अन्य धर्म के लिए निश्चित कर दी गई हो, यानी भारत में कर का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल रचना का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है, आर्टिकल 13 कहता है। और इसी बात पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में एक केस आता है, ठीक है। तो शुरुआती थी, संविधान लागू हुआ था 1950 में और 1951 में एक केस आ जाता है। तो देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि राज्य मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, यानी संशोधन कर सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ 1965 में आता है और इसमें भी कहा कि वो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और ऐसा मतलब आर्टिकल 13 को स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त दोनों निर्णयों को बदल दिया। शंकरी प्रसाद वाले और सज्जन सिंह बनाम उसके निर्णय को बदलते हुए कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है, यानी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है। ये कौन से आर्टिकल? वो आर्टिकल 13 में लिखा है, ये निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिया। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट यानी दोनों आमने सामने हो गए और सरकार ने कहा कि जो संविधान संशोधन है हम संविधान के किसी भी भाग में कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 कहता है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो हम मूल अधिकारों में भी और प्रस्तावना सब में संशोधन कर सकते हैं। तो विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने हो गई और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है 1973 में, ठीक है। पहली बात 13 जजों की पीठ बैठती है। अब तक सबसे अधिक जज थे, 13 जजों की पीठ। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में प्रस्ताव संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल संरचना यानी संविधान का जो मौलिक ढांचा है, यानी संविधान निर्माताओं के जो विचार थे उनको आंच नहीं आनी चाहिए, यानी उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो संसद ने पूछा यानी सरकार ने पूछा मौलिक ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं समय समय पर व्याख्या करूंगा कि मौलिक ढांचा क्या है, और तभी से मौलिक ढांचे का सिद्धांत आता है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया और अब तक का 13 जजों की पीठ बैठी थी, सबसे अधिक जज इसी केस में बैठे थे और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत दिया और अब तक ये लागू है, ठीक है। यानी संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन अगर मौलिक ढांचे को चोट पहुंचेगी तो संसद वो सुप्रीम कोर्ट उन संशोधनों को निरस्त कर देगा, ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रलेखों में से कौन सा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है?
ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 में क्या, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आपके जीवन जीने के अधिकार को तथा स्वतंत्रता के अधिकार को वंचित किया जा सकता है, अन्यथा किसी तरीके से नहीं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अनुचित कारणों से बंदी बना लिया गया, यानी उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 32 उस समय आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा। वो ये कहेगा जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उस व्यक्ति को सशरीर मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा और उसमें कहेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या जिस व्यक्ति को उसके स्वतंत्रता से अधिकार से वंचित किया है उसे सशरीर मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। और यह रिट प्राइवेट और सरकारी यानी निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में जारी होती है। ठीक है, बात आती है सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, 5 रिट जारी करता है। ठीक है, कितनी रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी है, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आपको बता ही दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, दूसरा परमादेश। देखिए परमादेश वो जारी करता है जब लोक नियोजक अधिकारी अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए परमादेश रिट जारी करता है और कहता है कि आप का जो कर्तव्य उस कर्तव्य को पूरा कीजिए। ठीक है, तीसरा है अधिकार पक्ष। इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट लोक नियोजन पदों को संरक्षण प्रदान करता है, यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और उस व्यक्ति को उस पद से हटा देगा। दूसरी बात, उत्प्रेषण और परमादेश ये दोनों न्यायिक क्षेत्र में जारी होती हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों रिट न्यायिक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट जो है न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है। दोनों रिट किस क्षेत्र में जारी होती है, न्यायिक क्षेत्र में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक कौन है, तो महानतम संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट उसके तहत कौन सी रिट जारी करता है, आर्टिकल 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए गिन लेते हैं। देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद है आपका ये पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर है आपका पश्चिमी बंगाल। तो कितने लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 9 राज्य लगे हुए। कितने राज्य लगे हुए, 9। इस वाले घाट को कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो देखिए पूर्वी घाट पर कितने 4 राज्य और पश्चिमी घाट पर कितने हैं 5 राज्य, तो टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी। किसकी लंबी है, गुजरात की। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तटीय रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। देखिए गुजरात से महाराष्ट्र तक, गुजरात से जो गोवा वाला पूरा तट है इसको कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोंकण, कोंकण वाला। कर्नाटक वाले तट को केनरा का तट, केनरा। केरल वाले तट को मालाबार, मालाबार तट।
ठीक है, कौन सा तट कहते हैं इसको? मालाबार। तमिलनाडु वाले पूरे तट को कोरोमंडल, यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है कोरोमंडल पर, कोरोमंडल तट, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश वाला ये पूरा तट कहलाता उत्तरी सरकार। और दूसरी बात, जो कृष्णा नदी और यहाँ पर वो गोदावरी नदी है, उनके बीच को गोलकोंडा तट कहते हैं, इसको उत्कल तट कहते हैं उड़ीसा वाले को, और पश्चिम बंगाल वाले को बोंगा तट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में से, ठीक है। मानसरोवर झील के पास से तिब्बत नदी निकलती है, ठीक है। और यंग यप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यानी यू टर्न लेती है, दियांग गॉर्ज बनाती है, ठीक है। आपसे पूछा गया तिब्बत नदी, वो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से, जमुना के नाम से बांग्लादेश, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र असम में कहते हैं। असम में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। असम में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और इसी पर माजुली द्वीप स्थित है असम में, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पद्मा गंगा नदी को, यानी बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, गंगा को कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ध्यांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम, देखिए उत्तराखंड राज्य में पंच प्रयाग है। कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग है। तो देखिए विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। ये कर्ण प्रयाग, आइए कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा, ठीक है। अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी मिलती हैं, और इससे आगे इसको गंगा कहते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो देव प्रयाग में होता है, ठीक है। मैंने कहा कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, एक प्रयाग और रहेगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी। तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग, ठीक है। तो अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है, कई बार पूछा गया। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आपसे कई बार पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है इनमें से? तो देखिए इधर, यानी इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर। तो देखिए इधर गंगा नदी इधर आती है और यहाँ डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, जो डेल्टा बनाती है, जो बांग्लादेश और भारत में स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी यहाँ महाराष्ट्र के पास
नासिक के त्र्यंबक के पठार से निकलती है और यहाँ गिरती है गोदावरी। गोदावरी नदी को, और ये यहाँ पर डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दूसरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरा पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके बाद कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी यहाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है, कृष्णा नदी, ये तीनों नदियां कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। निकली एक नदी यहाँ से अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी, और वो यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा। ठीक है, और ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर सही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो देखिए एक बात याद रखिए, जो नदी पश्चिम में प्रवाहित होगी वो नदी एस्चुरी बनाएगी। पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि इनका बहाव बहुत अधिक होता है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती। सारा जो इनके साथ जो अवसाद आते हैं वो सारे के सारे समुद्र में गिर जाते हैं और ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, लेकिन जो नदी पूरब की ओर बहती हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, वो नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली सारी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। इस प्रकार ये सारी नदियां क्या बनाती हैं? ये सब नदी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा बनाती हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? इसमें महानदी। तो महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती, डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में भी बहती है, ये रिफ्ट घाटी में। ठीक है, और एस्चुरी बनाती है। ताप्ती भी रिफ्ट घाटी में बैठती है। ठीक है, मांडवी और ज्वारी नदियां ये गोवा की नदियां हैं। कहाँ की हैं? गोवा। और ये भी अरब सागर में गिरती है। ये तीनों नदियां किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल रेंज है और दक्षिण में सतपुड़ा है। ठीक है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल रेंज है और दक्षिण में सतपुड़ा है, और ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा है और नीचे अजंता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो याद रखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ही एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन वो डेल्टा नहीं बनाती। जबकि पूरब की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, वो एस्चुरी नहीं बनाती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ठीक है, तो देखिए गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी जो है ये समुद्र तक ही नहीं पहुंच पाती है, यानी कच्छ के रन में खो जाती है। लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच, यानी यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए नहीं पहुंच पाती, कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है? तो लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, कच्छ के रन में खो जाती है, रन में खो जाती है। ठीक है, दूसरी बात दामोदर नदी। तो देखिए दामोदर नदी जो है भारत की सबसे दूषित नदी है, भारत की दूषित नदी है।
दूसरी बात, दामोदर नदी जो है कोयला उत्पादन के लिए या भंडारण के लिए प्रसिद्ध, उत्पादन व भंडारण के लिए प्रसिद्ध, भंडारण के लिए, ठीक है। दामोदर नदी घाटी जो है कोयला उत्पादन व भंडारण के लिए प्रसिद्ध। दूसरी बात, दामोदर नदी घाटी पर ही पहली भारत की परियोजना बनाई गई थी, दामोदर नदी घाटी पर, जो टेनिस नदी घाटी पर आधारित थी, ठीक है। दूसरी बात, तो आपसे पूछा गया मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? कोसी नदी कुख्यात है, ठीक है, जो अपना मार्ग बदलती रहती है और इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। सबसे ज्यादा कुख्यात है मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी, और इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए बात करते हैं पहले अनर्थियोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। अनर्थियोलॉजी किसको कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को। अगर हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनर्थियोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी, मानव प्रजाति का अध्ययन है या निर्जाति का अध्ययन कहते हैं इसको, मानव प्रजाति का अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है। जेरेंटोलॉजी, इसमें वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वृद्धों का अध्ययन कह दूं मैं, वृद्धों का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। तो इसमें सबसे पुराना जीव है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीलहरित शैवाल, यानी ये पहला जंतु है, पहला जंतु, या मैं कहूँ पहला जीव, इसको जीव कहूँ, पहला जीव है ये जिसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। पहला जीव जिसने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की। क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की, ऑक्सीजन उत्पन्न की, ठीक है। क्रिया द्वारा क्या उत्पन्न की? इसने ऑक्सीजन उत्पन्न की, ब्लू ग्रीन एल्गी ने, और जिससे अन्य ऑक्सी शोषण करने वाले जंतुओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। बात करते हैं कवक की, तो कवक में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती, इसे परजीवी है। ये क्या है? परजीवी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया था। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अमीबा, ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, संघ का जंतु है। किसका जंतु? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है अमीबा, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ का जंतु कौन सा है? अमीबा है। और ये जो अमीबा है इसमें एंट अमीबा जिंजाबलिस और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ये क्या करता है? ये पैचिस के लिए उत्तरदायी होता है। क्या करता है? पैचिस। और एंट अमीबा जिंजाबलिस पायरिया, जिंजाबलिस क्या कर देता है? पायरिया, पायरिया रोग कर देता है, जो दांतों में होता है। युगलीना, ये भी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, जबकि यह प्लांट और एनिमल, यानी मैं कहूं पादप व जंतु के बीच की संयोजी कड़ी है, बीच की संयोजी कड़ी है, ठीक है। पादप व जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कौन सी? युगलीना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाथियों के पूर्वज थे, तो देखिए हाथियों के पूर्वजों को मेमत कहते थे, जो जुरासिक काल में थे। मेमत बहुत बड़े होते थे, विशालकाय हाथियों को मेमत कहा जाता था, जो हाथियों के पूर्वज थे। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स की बात करते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ये पक्षी व सरीसृप वर्ग की संयोजी कड़ी था। संयोजी कड़ी यानी इसमें सरीसृपों के भी लक्षण थे और पक्षी वर्ग के भी। तो आर्कियोप्टेरिक्स से हमें यह पता चलता है कि सरीसृपों से पक्षी वर्ग का विकास हुआ है। डायनासोर, डायनासोर सरीसृप काल, सरीसृप थे, कैसे थे? सरीसृप। मीसोजोइक काल या मैं कहूं जुरेसिक काल इन्हीं का था, जुरेसिक काल। विशालकाय थे, रेप्टाइल वर्ग के थे, और इन्हीं का था विषाणु की बात करते हैं। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है, सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी, बीच की संयोजी कड़ी है। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी इवानोविस्की ने, इवानोविस्की। ठीक है, देखिए वायरस ज़्यादातर रोग कारक होते हैं, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो पानी को सड़ने से बचाता है, और गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज ही पाया जाता है, जिससे गंगा का जल सड़ता नहीं, उसमें कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी वायरस से होने वाले कई प्रकार के रोग हैं, जैसे HIV वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, आपसे पूछा कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, यानी वार्म ब्लडेड जंतु, यानी गर्म रुधिर वाले जंतु वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो आपको बता दूं, गर्म रुधिर में स्तनधारी जंतु आते हैं, स्तनधारी व पक्षी वर्ग के जंतु, वर्ग के जंतु आते हैं किसमें? गर्म रुधिर वाले। तो आप समझ ही गए होंगे कि मनुष्य के शरीर का तापमान नियत रहता है हमेशा, यानी तापमान हमेशा एक सा रहता है। ठीक है, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु यानी वार्म ब्लडेड जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, दूसरे वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं, नहीं, बात हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, दूसरे वातावरण के अनुसार जिनके शरीर का तापमान बदलता रहता है वो शीत रुधिर वाले जंतु कहलाते हैं, शीत रुधिर वाले जंतु। यानी मैं कहूं वातावरण के तापक्रम के अनुसार जिनके शरीर का तापमान बदलता रहता है, शरीर का तापमान बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। जैसे आप देखते होंगे रेप्टाइल वर्ग के जंतु हैं, सरीसृप वर्ग के जितने भी जंतु हैं, तथा एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं, मेढक वगैरह, ये सारे आपको बरसात में ही दिखाई देते, बहुत अधिक शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनके अगर ये ग्रीष्म ऋतु में आएंगे तो इनके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा वातावरण के अनुसार। इसलिए ऐसी जगह यानी जमीन में नीचे ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ वातावरण इनके शरीर के अनुकूल होता है, और बरसात के मौसम का तापमान इनके लिए अनुकूल होता है, इसलिए उस समय ये बाहर निकल आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, और इसके अंदर स्तनधारी और पक्षी वर्ग के जंतु आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऐसा स्तनपायी है जो अंडे देता है? ठीक है, बात करते हैं स्तनपाइयों की। तो देखिए स्तनपायी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्तनपायी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं प्रोटोथीरिया, एक होते हैं मेटाथीरिया, एक होते हैं यूरोथीरिया।
देखिए प्रोटोथीरिया जो होते हैं ये अंडे को जन्म देते हैं। किसको देते हैं? अंडे को जन्म। दूसरा इतना याद है कि स्तनपायी उनको कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, यानी जिनके स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पहले प्रोटोथीरिया अंडे को जन्म देते हैं। मेटाथीरिया अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। और यूरोथीरिया पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत आता है एकिडेना। कौन आता है? एकिडेना, ठीक है, जो अंडे को जन्म देता है वो ऐसा स्तनधारी है। एकिडेना जो अंडे को जन्म देता है, ठीक है। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत, मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं कंगारू। कंगारू आते हैं। और इसके बाद यूरोथीरिया के अंतर्गत जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश है, चमगादड़ है, चमगादड़ है, ठीक है, वेल है, ये सारे जंतु, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, आप अपने आसपास गाय भैंस जितनों को देखते हैं वो सभी यूरोथीरिया में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? तो एकिडेना है। कौन है? एकिडेना ऐसा स्तनपायी है जो अंडे देता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी किसने दी? आपसे पूछा गया कि सेल थ्योरी किसने दी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने सेल यानी कोशिका की खोज की। इन्होंने खोज की, कोशिका की खोज की। किसने? रॉबर्ट हुक ने की कोशिका की खोज 1665 में, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने तो कॉर्क से डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। किसने? रॉबर्ट हुक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की, ठीक है। दूसरी होती है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही जीवित कोशिका को पहली बार देखा था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका को पहली बार देखा। बात करते हैं जेई पुरकिंजे। इन्होंने किसकी खोज की? जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की खोज की, ठीक है। और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? जेई पुरकिंजे ने की। और इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य जो भौतिक जीवन की आधारशिला है, यानी जीवन की आधारशिला क्या? जीव द्रव्य है। और इन्होंने बताया कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक न्यूक्लियाई होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर है उसे साइटोप्लाज्म का, यानी कोश का द्रव्य और केंद्र का द्रव्य। कोश का द्रव्य और इसको का केंद्र का द्रव्य, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये दोनों क्या है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन दोनों को क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म का इन्होंने, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं।